Hello everyone, my name is Mayank Junjunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I am going to discuss ray optics exercise with you. In the previous lecture we did till question number 16 and now I will start with question number 17. So it is basically optics chapter from NCERT where we read about diffraction, reflection, Snell's law, what are lenses, what are convex and concave mirrors, how microscope, telescope, etc. they are working. All these things we try to learn in this chapter. So we had done till question number 16 last video. So let us start with question number 17 now. So what's in question number 17? 1 second. So it is of figure of optical fiber. So let's first draw it. Let's say this is my optical fiber, okay? And this is my outer coating. Let's say this is my outer coating, okay? This is my outer coating, ठीक है? And similarly downside also, this is my outer coating, ठीक है? So ये मेरी outer coating है नीचे वाली के लिए. तो ये जो अपनी कोटिंग होती है ना, ये इंश्योर करती है कि जो अपनी जो भी लाइट रेज पे इंसिडेंट हो रही है वो बाहर ना जाए और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए. तो लाइट ऐसी आएगी, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ से TIR होगा, फिर यहाँ से TIR होगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और फिर रे मतलब थोड़ा सा बन गया, ये स्टेप्स होगा, ठीक है? तो ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर ऐसे करके होगा और फिर ऐसे करके रे बाहर जाएगी. तो ये ऑप्टिकल फाइबर इस तरह से बना होता है कि वो ये चीज इंश्योर करता है कि कोई भी रे जो मेरे अंदर आ रही है वो रिफ्लेक्ट ना हो जाए, रिफ्लेक्ट ना हो जाए. मतलब ये दोनों कवरिंग ऐसी होती है जो इंश्योर करती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो और रिफ्लेक्शन ना हो जाए, ठीक है? तो मान लो मेरी लाइट तो यहाँ से आ रही है, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये हो गया मेरा आर. उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला एंगल, क्योंकि ये आ रहा है, ये 90 डिग्री है, तो वो हो जाएगा 90 माइनस आर. ये हो जाएगा 90 माइनस आर, ये भी 90 माइनस आर, तो लिखता हूँ 90 माइनस आर, ठीक है? तो ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये 90, तो ये 90 माइनस आर, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये भी 90 माइनस आर, ठीक है? तो अपने को अभी क्या बोला है, अपने को सबसे पहले तो यहाँ पे लगाना चाहिए स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ लगा के मैं क्या निकालूंगा, स्नेल्स लॉ लगा के मैं निकाल सकता हूँ साइन आई. वो कैसे करूंगा मैं, देखो. एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई मानते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर मानते हैं. तो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंटरफेस पे है आई डैश, वो स्टेप्स हो जाएगा. मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, देखो स्टेप्स होगा. जो मेरा μ2 बाई μ1 होगा ना, मैं इसको n2 बाई n1 करता हूँ. n2 बाई n1 होगा, वो हो जाएगा मेरा साइन आई बाई साइन आर, क्योंकि अपने को पता है कि जो रे आ रही है वो बाहर से आ रही है. तो साइन आई तो साइन जो अपना बाहर से आ रही है. तो एक चीज अपने को पता है कि नहीं, इसमें एक चीज और दिक्कत है. मैं एक काम करता हूँ, मैं स्नेल्स लॉ इसकी जगह यहाँ लगाने की जगह यहाँ पे लगाता हूँ. यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं वो एंगल निकालना चाह रहा हूँ जिसके लिए मेरी रे जस्ट टच करके जा रही है, मतलब वो क्रिटिकल एंगल पे है. तो क्रिटिकल एंगल पे होगी तो मेरा साइन आर हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 90 होता है 1. n2 बाई n1 हो जाएगा 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 माइनस आर, साइन ऑफ 90 माइनस आर, क्योंकि मैं कौन सा एंगल निकाल रहा हूँ, मैं वो एंगल निकाल रहा हूँ क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए ये जस्ट मान लो कि इसको छू के गई है, मतलब क्रिटिकल एंगल. तो ये कितना हो जाएगा, n2 मुझे दिया हुआ है 1.44, n1 मुझे दिया हुआ है 1.68. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 0.85 अप्रोक्सीमेटली. तो यहाँ से जब मैं 90 माइनस आर के लिए सॉल्व करूंगा तो मेरे को 90 माइनस आर मिल जाएगा समथिंग अराउंड 59 डिग्रीज, ठीक है? तो मेरा आर कितना हो जाएगा, मेरा आर हो जाएगा 31 डिग्रीज. तो एक तो मुझको आर निकालना था, वो मैंने निकाल लिया, पहली चीज मेरी सॉल्व हो गई. फिर मुझे क्या बोला है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास मीडियम इज 0.168. तो अपने को वो वाला एंगल चाहिए ना आई, जिसपे वो इंसिडेंट हो. तो जब ये इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे वापस कर दूंगा स्नेल्स लॉ इस चीज के लिए. तो 1, क्योंकि एयर गैस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस थिंग व्हिच इज 1.68 मल्टीप्लाइड बाय साइन आर. साइन आर कितना है, साइन आर हो जाएगा साइन ऑफ 31 डिग्री, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूँ, यहाँ से डिड्यूस कर सकता हूँ कि यहाँ से मेरा आई आएगा समथिंग अराउंड 60 डिग्रीज, ठीक है? तो ये मेरा आ गया आई, ये मुझे निकाला तो मैंने निकाल लिया. फिर मुझे बोला है द आउटर कवरिंग ऑफ पाइप इज नॉट प्रेजेंट.
देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटलेट पाइप क्या होगा, ये मुझसे पूछा है। तो अगर आउटर कवरिंग नहीं प्रेजेंट होगी तो बाहर तो एयर हो जाएगी, बाहर एयर हो जाएगी तो म्यू2 बाई म्यू1 में म्यू1 1 हो जाएगा, तो वही चीज हो जाएगी। बस मैं क्या करूंगा, N2 बाई N1 तो वही लिखूंगा 1.68 और N1 हो जाएगा 1 क्योंकि वो एयर में जा रही है फाइनली। 1.68 डिवाइड बाय 1 इज 1.68 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर 1। वही जो मैंने ऊपर किया, बस मैं उसकी जगह क्या बोलते हैं 1.68 की जगह 1 ले रहा हूँ क्योंकि अब मेरा दूसरा मीडियम एयर है। तो 1 डिवाइड बाई 1 मतलब 1 डिवाइड बाई साइन आर। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, मेरा आर मिल जाएगा समथिंग अराउंड 36.5 डिग्रीज। ठीक है, तो ये मेरा आर मिल जाएगा। तो बस यही चीज मुझे सॉल्व करनी थी। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इस सरफेस पर सिग्नल्स तो लगाया और क्रिटिकल कंडीशन में निकाला। क्रिटिकल कंडीशन मतलब जिसके लिए साइन आर 90 डिग्री हुआ, तो साइन आर 90 हुआ तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 माइनस आर इज इक्वल टू 2 बाई म्यू1। वहां से मुझको मिल गया आर, फिर मैंने इस पोजीशन पे सिग्नल्स तो लगाया 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1.68 इंटू साइन आर, वहां से मुझे ये कंडीशन मिल गई, वहां से मैंने आर निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन था, बस अपने को द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब fixed on the wall of a room is to be obtained on opposite wall 3 meters away by means of a large convex lens. What is the maximum possible focal length of the lens required for the purpose? ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। अपने को क्या दिया हुआ है, अपन को लिखते हैं। सबसे पहले तो अपने को दिया हुआ है डिस्टेंस, दिया हुआ है ना अपने को, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज कितना दिया हुआ है। This thing is given to us as 3 meters। फिर अपने को बोला मैक्सिमम फोकल लेंथ। अपने को पता है कि जो रियल इमेजेस होती है उनके लिए मैक्सिमम फोकल लेंथ d/4 ही हो सकती है। जी मैं समझाता हूँ आपको कि देखो क्या होता है ना, कि जो अपना डिस्टेंस होता है, तो समझाऊं कैसे मैं, या इसको फिर ऐसे करो कि इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो कि जो भी मेरे को कॉन्वेक्शन दिया जाएगा तो जो मेरी फोकल लेंथ की बात होगी उसका फॉर्मूला d/4 होता है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट तो है लेकिन वो समझाने में टाइम लग जाएगा। d/4 होता है, d/4 कितना हो जाएगा 3/4 जो कि है 0.75 मीटर्स। ठीक है, अभी इसको अगर मैं समझाऊं तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ था इमेज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ रूम इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन एन ऑपोजिट वॉल 3 मीटर अवे बाय मींस ऑफ अ लार्ज कॉन्वेक्स लेंस। तो अब देखो मेरे को बोला है कि 3 मीटर अवे पड़ा है मिरर की दूसरी तरफ, मेरे को वहां पे उसकी इमेज चाहिए। तो इसको मैं कैसे अप्रोच करूंगा, इसको मैं ऐसे अप्रोच करूंगा कि मैं 3 मीटर को चार पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। किसमें, इसमें आएगा मेरा दोनों तरफ के सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब f1/2 और f2/2 2f2 और 2f1। मतलब जो मेरी लेंथ है 3 मीटर उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। वो 4 पार्ट कौन से हैं, वो 4 पार्ट तो मैं समझ सकते हो कि वो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लो एक सर्कल है, तो एक सर्कल के डायमीटर पे अपन लोग r/2 के 4 हिस्से बना सकते हैं। r/2 into 4 is 2r और 2r is equal to our diameter। तो उसमें वही कॉन्सेप्ट लगता है, जो अपने को मैक्सिमम फोकल लेंथ चाहिए होती है तो अपन लोग r/2 कर देते हैं। ठीक है, और r/4 कर देते हैं, और इसके इसमें अपने को r दिया हुआ था d दिया हुआ था 3 मीटर, तो वो हो जाएगा 3/4। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया तो ये चीज याद कर लेना क्योंकि पूछ सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर 9.19 चलते हैं। उसने बोला है स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। The image of the object on the screen is formed by convex lens at 2 different locations separated by 20 centimeter. Determine the focal length of the lens. Okay, ये थोड़ा डिस्प्लेसमेंट वाले तरफ चला गए, तो वापस कोई जो पहले दिया वो लिखते हैं। अपने को दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ये कितना दिया हुआ है मुझे, ये मुझे दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर्स। फिर कॉन्वेक्स लेंस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल से, ये ध्यान रखना। डिस्टेंस बिटवीन 2 locations of convex lens, 2 locations of
कॉन्वेक्स लेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसको मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं स्मॉल डी लिख देता हूँ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ एफ मान लेते हैं। तो अब देखो इसमें ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिक्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें अपन लोग दो लेंस रखते हैं और दो लेंस के बीच में कुछ दूरी होती है। फिर हम उन दो लेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि अपने को एक ही इमेज दो बार मिले, फोकस्ड और नॉन फोकस। मतलब इसमें इस टाइप का होता है कि जो मेरी दो इमेज की जो लेंथ होती है ना, वो मेरे ऑब्जेक्ट की लेंथ का स्क्वायर होती है। मतलब मैं अपने लेंस को ऐसे सेट करूंगा कि मेरे को दो बार इमेज मिले सामने वाली स्क्रीन पे, और उन दोनों इमेज की जो लेंथ होगी ना I1 मल्टीप्लाई बाय I2, वो ऑब्जेक्ट की लेंथ की स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट में जो अपनी फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रिमेंबर दिस थिंग, डिवाइड बाई होल डी। ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूंगा, जो मेरा इसमें कैपिटल डी होता है ना, कैपिटल डी होता है डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं। तो वो हो जाएगा 90 का स्क्वायर मतलब 1800 8100 माइनस स्मॉल डी, मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्वेक्स लेंस, 20 20 400 दिस थिंग डिवाइड बाई 4 टाइम्स कैपिटल डी, मतलब 4 टाइम्स 90 मतलब 360। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर 21.39 सेंटीमीटर आएगा, और ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें अपन लोग दो लेंस को यूज करके दो बार इमेज ऑब्टेन करते हैं स्क्रीन पे, और उन दोनों स्क्रीन की जो उन दोनों इमेज की जो लेंथ होती है I1 I2, उसको मल्टीप्लाई करने पे अपने को ऑब्जेक्ट की लेंथ का स्क्वायर मिलता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं से 9.20 पे। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है फर्स्ट पार्ट में, तो डिटरमाइन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ of the combination of two lenses in exercise 9.10. Okay, if they are placed 8 centimeter apart with their principal axis coincident, तो ये जो 9.10 का एक्सटेंशन है, तो ये तो अपन सॉल्व कर लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसको छोड़ता हूँ और 9.21 में चलता हूँ, क्योंकि जो अपन 9.10 क्या था ये उसी का एक्सटेंशन है, तो दिस कैन बी डन इजीली। तो 9.21 में मैं चलूँ तो at what angle should a ray of light be incident on a face of prism so that of refractive angle 60 degrees, so that it just suffers total internal reflection at the other surface. Okay, तो इसमें मैं डायग्राम बनाता हूँ। मान लो ये मेरा प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म पे मैं एक इंसिडेंट रे डाल रहा हूँ ऐसे करके, वो रे आ रही है, फिर वो यहाँ से थोड़ी सी नॉर्मल है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद मुझे बोल रहा है कि वो जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जो मेरा इस सरफेस है इस पे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट सफर करती है। जस्ट सफर करती है मतलब वो क्रिटिकल एंगल वाला कंडीशन हो गया, मतलब मेरी जो रे है वो 90 डिग्री पे निकल जाती है। इससे थोड़ा सा एंगल और मैं बढ़ा देता अगर यहाँ पे, तो ये रे मेरा पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देती। तो जो मेरा ये एंगल है ना, ये एंगल है मेरा क्रिटिकल एंगल C। तो मुझको बेसिकली ये निकालना है। तो ये कैसे होगा, वैसे ही होगा स्नेल्स लॉ से अगेन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। इसमें क्या करूँ, इसमें डबल लाता है, सॉरी, ठीक है। तो वापस वही N1 साइन है बराबर N2 साइन है। तो इस केस में क्या लूंगा, इस केस में मैं लूंगा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मुझे दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है 1.524। सो 1.524 मल्टीप्लाइड बाय साइन C, मतलब मेरा क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू, बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 90, वो भी 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा मेरा साइन C, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा साइन C आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.524 which is something around 0.6562, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरा साइन C। अब मुझको चाहिए, चलो इस टेबल में C निकाल लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास C आ जाएगा कितना, यहाँ से मेरे पास C आ जाएगा साइन इनवर्स 0.6562, वो समथिंग 41 डिग्रीज के अराउंड आएगा, ठीक है। अब मुझको चाहिए दूसरा वाला रिफ्रैक्टिव, दूसरा वाला R, मेरे को I निकालना है। मैंने ये वाला C निकाल लिया, तो मेरे को ये वाला R भी निकालना पड़ेगा, ये वाला R जो यहाँ पे है। तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि जो दोनों R का सम होता है प्रिज्म में, R1 प्लस R2 इसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है।
तो यहाँ से मैं R1 निकाल लूंगा क्योंकि मैंने R2 निकाल लिया है। ए मुझे दिया हुआ है, ए के तो दिया हुआ है 60 माइनस 41 इज इक्वल टू 19 डिग्रीज। तो ये हो गया मेरा R1। अब इस R1 आ गया, अब मेरे को Y निकालना है तो मैं आपसे निकाल सकता हूँ। वापस नेल्सो लगा देता हूँ। अभी मैंने नेल्सो लगाया था यहाँ पे, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन आई, क्योंकि एयर से आ रहा है, एयर का इफेक्टिव 1 होता है, इज इक्वल टू प्रिज्म का कितना है 1.524 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 19 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को आई का जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 29.75 डिग्रीज। ये अपन कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट स्नेल्स लॉ लगाया है। इट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्नेल्स लॉ। अपन ने दो जगह स्नेल्स लॉ लगाया, एक जगह क्रिटिकल एंगल के लिए, एक जगह से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए। रेस्ट इज डन। सो आगे चलते हैं 9.22 पे। क्या बोल रहे हैं इसमें? इसमें बोल रहे हैं a card sheet divided into squares, each of size 1 mm square is being viewed from a distance of 9 centimeters through a magnifying glass. The converging lens has a focal length of 9 centimeters held close to the eye. What is the magnification produced by the lens? Okay, तो इसको वैसे ही करते हैं। देखो ये कुछ ऐसे होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 22 है ना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया कितना दिया हुआ है मुझे, एरिया दिया हुआ है 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर। फिर मुझे यू दिया हुआ है, मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है -9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, फिर मैं क्या बोलता हूँ, मैं अपना सीधा सीधा फॉर्मूला लगाता हूँ लेंस वाला, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, मेरे को 1/v दिया हुआ है, 1/v नहीं दिया हुआ मेरे को, एक्चुअली 1/u दिया हुआ है, और मेरे को फोकल लेंथ भी दी हुई है क्या 9.22 में। एफ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, 1/10 दिया हुआ तो है। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत है क्या, फोकल लेंथ मुझको दी हुई है 9 सेंटीमीटर्स, एक्चुअली मेरी शायद 10 होगी, वरना फिर अपना आंसर करेक्ट मतलब आ तो जाएगा, बट चलो उसको सॉल्व करते हैं। 1/v माइनस 1/-9 तो हो जाएगा 1/9 प्लस 9, मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1/9। लेकिन यहाँ से 1/9 कैंसिल हो जाएगा, फिर अपना v तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में मिसप्रिंट है, ये f10 होगा, मैं फिर अपना आंसर इन्फिनिटी चला जाएगा। तो यहाँ से मुझे 1/v मिलेगा कितना, यहाँ से मुझे 1/v मिलेगा 1/10 - 1/9, 1/10 - 1/9, 90 एलसीएम आएगा, तो 9 - 1 1/10 - 1/9, तो ये आएगा 90 एलसीएम, 90 एलसीएम आएगा। फिर 9 - 1 फिर कुछ गलती करी क्या, सही तो है, 10 - 1 9 आएगा। फिर उसको ऐसे करते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/10 - 1/9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9 - 10 मतलब -1/90 -1/90। तो यहाँ से मेरे पास जो मेरा आंसर आ जाएगा v के लिए वो तो हो जाएगा -90 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसके बाद मेरे को बोला मैग्निफिकेशन बताओ, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन मैंने आपको बता रखा है v/u होता है। मैग्निफिकेशन v/u हो जाएगा, वो हो जाएगा -90 डिवाइड बाय -9 इज इक्वल टू 10। तो ये मेरा मैग्निफिकेशन हो गया। तो मुझको एरिया पूछा है, तो एरिया हो जाएगा कितना, एरिया हो जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर टाइप का। लेकिन अपने को यहाँ पे कुछ बोला गया है, अपने को यहाँ बोला गया है कि एक स्क्वायर का साइज 1 mm स्क्वायर है और मेरा मैग्निफिकेशन है 10 टाइम्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरे स्क्वायर का एरिया होगा वो हो जाएगा 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि मेरा मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स हो रहा है ना, तो क्योंकि मेरा इनिशियल एरिया 1 था तो वो हो जाएगा, मतलब मेरा ये जो अपना स्क्वायर बॉक्स है उसकी एक साइड 1 थी, अब वो 10 टाइम्स रहेगी, तो मेरा एरिया हो जाएगा 10 × 10, तो वो हो जाएगा 10 स्क्वायर टाइम्स इनिशियल एरिया, 10 स्क्वायर टाइम्स इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया था 1, तो अपने हो जाएगा 100 × 1 और 100 mm स्क्वायर। समझ में आया स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मेरी साइड की स्क्वायर 10 टाइम्स रहेगी, तो इस साइड स्क्वायर का एरिया होता है
लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर तो हो जाएगा 10 स्क्वायर, 100 mm स्क्वायर, 100 mm स्क्वायर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मेरा एरिया हो गया। फिर मुझसे पूछा है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है डी बाई यू। डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिवाइड बाय यू मतलब मॉड यू अपना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा वो 2.8 समथिंग। ठीक है, फिर मुझसे बोला है मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर सेम नहीं है, तो उसमें एक्सप्लेन करना है ना इसको। देखो ये सेम तब होगी जब अपनी जो इमेज होगी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, मतलब 25 सेंटीमीटर में बनेगी। तो क्या होगा ना, अगर वो 25 सेंटीमीटर में बनेगी तो अपना मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन सेम हो जाएगा। इस कारण से वो दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। तो इसको चाहे मैं लिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, जो अपनी मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड और जो अपनी मैग्नीफाइंग पावर है वो सेम नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो दोनों सेम तभी आती है जब अपनी जो इमेज होगी वो नियर पॉइंट पे बनेगी। नियर पॉइंट एज इन लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर पे, अदरवाइज वो दोनों डिफरेंट आएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है व्हाट डिस्टेंस टू द लेंस we held in figure 9 in exercise 9.22 in order to view the squares distinctly from the maximum possible magnifying power। इसका एक्सटेंशन ही है वो। तो अपने को पता है जो अपनी इमेज बन रही थी वो बन रही थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अगर अपन लोग लेते हैं तो वो हो जाएगा -d मतलब -25 सेंटीमीटर्स। उसके बाद फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर्स। यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लूंगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करके। तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा यहाँ से 1/f आ जाएगा, मतलब 1/u निकालना है, सॉरी 1/u आ जाएगा 1/f माइनस 1/v माइनस 1/f 1/v माइनस 1/f। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/-25 माइनस 1/10, तो वो हो जाएगा -7/50। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो मेरा u आ गया जो मुझसे पूछा गया था वो आ गया -50/7 मतलब -7.14 सेंटीमीटर। सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये वाला पार्ट हो जाएगा। फिर बी में मुझसे पूछा मैग्निफिकेशन अगेन मॉड v बाय मॉड u 25 डिवाइड बाय 50/7 3.5 आएगा। मैग्नीफाइंग पावर अगेन d बाय मॉड u, तो 25 डिवाइड बाय 50/7 अगेन 3.5। इस केस में सेम आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपनी मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन है वो मैंने निकाल ली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो जब ध्यान रखना ये बात को, ये भी इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि जब भी अपनी जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे या फिर नियर पॉइंट पे लेते हैं तो अपनी मैग्नीफाइंग पावर और अपना मैग्निफिकेशन सेम आता है। और वो निकालते कैसे? मैग्निफिकेशन इज मॉड v बाय मॉड u एंड मैग्नीफाइंग पावर इज d बाय मॉड u। ठीक है, तो इससे किसी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 24 में? बोला है व्हाट शुड बी डिस्टेंस। 24 करते हैं, पहले आंसर तो फॉलोइंग क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा इजी होगा शायद से। देखो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट सबटेंडेड एट द आई which is equal to the angle subtended at the eye by the virtual image produced by magnifying glass. In what sense then does a magnifying glass provide angular magnification? Explain। तो इसमें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अपने एंगुलर साइज होती है इमेज के ऑब्जेक्ट की वो इक्वल है, और जब अपने ऑब्जेक्ट्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे पड़े होते हैं जो मैंने अभी बताया, तब अपन लोग उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। और जैसे जैसे अपना ऑब्जेक्ट क्लोजर होता जाएगा वैसे वैसे अपनी एंगुलर साइज बढ़ती जाएगी। ये बात अपन ने रियल लाइफ में भी नोटिस करी कि जैसे जैसे अपन लोग मान लो शैडो की बात कर लो, जैसे जैसे पास जाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी हाइट बड़ी होती जाती है। तो वैसे ही जैसे जैसे अपन लोग ऑब्जेक्ट के पास जाते जाएंगे अपना एंगुलर साइज बढ़ता जाएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए यूज किया है क्योंकि उससे अच्छा एंगुलर मैग्निफिकेशन मिलेगा। विदाउट मैग्निफिकेशन हमको वो चीज दिखेगी नहीं आई के पास में। मतलब ऑब्वियसली बात, अपन किसी भी चीज को ले लो, अपन एकदम आंखों के पास ले जाएगा तो अपने को नहीं दिखती, अपने को मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो इसका अगर मैं इसको बताऊं तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो अपना एंगुलर साइज है वो इमेज का ऑब्जेक्ट का इक्वल है। इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अपनी एनालिसिस करेंगे। तो अपन लोग बोलेंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोजर हो जाएगा, एज द ऑब्जेक्ट गेट्स क्लोजर द एंगुलर साइज इंक्रीजेस।
सो अपन लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे ताकि अपने को अच्छा एंगुलर मैग्निफिकेशन मिल सके, क्योंकि विदाउट मैग्निफिकेशन इट इज इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट बोल दो या इम्पॉसिबल बोल दो टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन था इसका। फिर भी मैं बोला है कि इन व्यूइंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास one usually positions one's eye very close to the lens। सही बात है। फिर मुझे बोला है does angular magnification change if the eye is moved back? हाँ, एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि एज द डिस्टेंस बिटवीन द आई और आई एंड मैग्नीफाइंग ग्लास इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम लोग आंखों के बीच का मैग्नीफाइंग ग्लास का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन डिक्रीज होगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था। जैसे जैसे अपन लोग ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं वैसे एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे अपन डिस्टेंस बिटवीन आई और मैग्नीफाइंग ग्लास को बढ़ाएंगे तो अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय द आई देन दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द लेंस वो छोटा है। ठीक है, जो अपन क्योंकि अपन दूर जा रहे हैं तो जो एंगल अपनी आंखें पड़ेगी उस इमेज पे, और जो लेंस एंगल सबटेंड कर रहा है और जो अपनी आंखें सबटेंड करी है, तो अपनी आंखें जो एंगल सबटेंड करी है वो कम होगा। इसलिए अपने को जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन पूरी तरीके से इमेज डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आपकी इमेज कितनी दूर है आपसे। अगर आप दूर जाते जाओगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कम होता जाएगा, पास जाते जाओगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यस द एंगुलर मैग्निफिकेशन विल चेंज बिकॉज द आई एंड मैग्नीफाइंग ग्लास के बीच में डिस्टेंस विल इंक्रीज एंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन विल डिक्रीज because the angle subtended by the eye is less than that of the angle subtended by the lens when angular magnification is completely dependent upon the image distance, that's why। ठीक है, फिर सी पार्ट में मुझसे बोला है magnifying power of a simple microscope is inversely proportional to magnifying power to the focal length of lens. What then stops us from using convex lens of smaller and smaller focal lengths and achieving greater and greater magnifying power? तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो स्मॉल फोकल लेंथ के अपन लोग लेंस बना नहीं सकते, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जब फोकल लेंथ स्मॉल होती है और फोकल लेंथ स्मॉल रख के अपन लोग लेंस बनाने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कि अपन ने सुना होगा स्फेरिकल एंड क्रोमैटिक एबरेशंस। स्फेरिकल एबरेशन इन द सेंस जो अपना फोकस वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं रहता। क्रोमैटिक एबरेशन मतलब जब लाइट आती है तो वो स्प्लिट हो जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। मेन दो ही आती है, स्फेरिकल और क्रोमैटिक एबरेशन। कब आती है? जब अपन लोग फोकल लेंथ को छोटा लेते हैं। देयरफॉर अपन लोग फोकल लेंथ को छोटा नहीं ले सकते बिकॉज व्हेनेवर वी रिड्यूस द फोकल लेंथ, पहले तो बनाने डिफिकल्ट होता है और बन भी जाता है, तो भी उसमें क्रोमैटिक और स्फेरिकल एबरेशन आ सकते हैं, दैट्स व्हाई। फिर डी में क्या बोला है? डी में बोला है कि व्हाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ्स। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना D/Fe+1, 25/Fe+1, जहाँ पे Fe अपनी फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होती है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि मेरा Fe डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर मेरा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? उससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जैसे जैसे मेरा Fe छोटा होता जाएगा वैसे वैसे मेरा एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ता जाएगा। और वही चीज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस में देखूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए तो वो होती है 1/mod UOFO। उस केस में भी अपना फोकल लेंथ नीचे आता है। तो अपन लोग बोलेंगे कि while using a microscope the object is kept closer to the objective lens। क्यों? क्योंकि उससे मेरा UO भी कम होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो जाएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो जाएगी तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो अपना जो फोकल लेंथ है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ और अपनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड होती है लेंस फॉर्मूला से। तो अगर बोथ F4 और Fe स्मॉल हो जाएंगे, दोनों डिनोमिनेटर में थे, क्योंकि एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? उस केस में होता है 25/Fe+1 और इस केस में होता है 1/UOFO। दोनों ही केस में जो अपनी फोकल लेंथ है वो डिनोमिनेटर में आ रही है। तो अपन लोग कोशिश करेंगे कि अपनी फोकल लेंथ कम से कम हो ताकि अपने का मैग्निफिकेशन ज्यादा से ज्यादा हो। सो बस ये अपना कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट में बोला है मैन्युफैक्चरिंग लेंसेज व्हेन व्यूइंग थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप our eyes should be positioned on the eyepiece but a short distance away from it for best viewing. Why? And how much should be the short distance between the eye and the eyepiece? तो देखो, अगर अपन लोग मान लो कि एकदम माइक्रोस्कोप से जाकर अपनी आंखें चिपका ले, मतलब
कंपाउंड माइक्रोस्कोप और अपनी आईपीस को इतना भी स्पेस ना हो, तो क्या होगा ना, रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगी वो अपनी आंखों में पड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि अपनी आंखें जो है वो तो लेंस के पास ही है, छोटा सा एरिया लेंस पे है। तो क्या होगा ना कि अपनी आंखें सारी रिफ्लेक्टेड रे कलेक्ट नहीं कर पाएंगी। वी आर अनेबल टू कलेक्ट मच रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन वी प्लेस आवर आईज टू क्लोज टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसकी वजह से क्या होगा, जो अपना फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू मान लो इस टाइप से होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, मान लो लाइट रे यहाँ इस रीजन में है, तो ये आपका फील्ड ऑफ व्यू हो गया, जिस रीजन को आप देख सकते हो। तो क्या होगा, अगर अपनी आंखें एकदम मतलब उसके पास जाके चिपक जाएंगी तो अपना फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा ऐसे करके, और वही चीज अगर दूर रहेंगी तो अपना फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा जाएगा, अपन ऐसे देख सकते हैं। तो ये दिक्कत होती है बस, अगर अपन लोग पास में जाएंगे वी आर अनेबल टू कलेक्ट मच रिफ्लेक्टेड लाइट, दैट्स व्हाई आवर फील्ड ऑफ व्यू विल डिक्रीज, हेंस क्लैरिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज, अपने को इमेज ब्लर दिखने लगेगी। और क्या बोलते हैं, जो अपनी आंखों की प्रिसाइज लोकेशन है वो उस पर डिपेंड करती है कि अपने ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्योंकि अगर अपन ने अपनी आईपीस को सही जगह पर नहीं रखा तो अपने को ब्लड इमेज मिलती है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस लेंस। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन नंबर 25 का, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिखा नहीं है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, इसमें टाइम लग जाएगा शायद आज। सो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 26 में मुझे बोला है कि एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x is desired using an objective of focal length 1.25 centimeters and an eyepiece of focal length 5 centimeters. How will you set up this? 25x चाहिए, तो अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई, भी बताया था मैंने आपको। तो यहाँ से मैं लिख लूंगा 1 प्लस डी होता है 25, एफ ई मेरे को 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है, अब मेरे को बोला कि मेरा एंगुलर, अपने को ये पता होता है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होता है, अलग रिलेशन होता है अगर आपको पता हो तो। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस इज इक्वल टू टोटल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब अपने को क्या बोला, अपने को टोटल मैग्निफिकेशन 30 दिया हुआ है, क्योंकि अपने को बोला कि वो 30 टाइम्स होना चाहिए, तो 30 डिवाइड बाई 6 जो अपने निकाला, यहाँ से अपने को मिल जाएगा मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस, वो हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है। ये इक्वल होता है VO डिवाइड बाय माइनस ऑफ UO के, मतलब इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक नेगेटिव साइन आता है, इसलिए ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस का। ठीक है, तो यहाँ से अपने को एक रिलेशन मिल गया, क्या रिलेशन मिल गया, कि जो अपना VO है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू VO is nothing but equal to minus 5 times UO। ठीक है, और फिर अपन लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा 1 by f इज इक्वल टू 1 by ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहे हैं तो VO माइनस 1 by UO। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.25 is equal to 1 divided by minus 5 UO minus 1 by UO। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6 डिवाइड बाई 5 टाइम्स UO। तो यहाँ से मेरे पास मिल गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, कितना हो गया, माइनस 6 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1.25, तो ये हो जाएगा माइनस 1.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अपना VO क्या था, V होता माइनस 5 टाइम्स UO, तो वो हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब अपन ने निकाल लिया कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो 1.5 सेंटीमीटर अभी होगा ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्निफिकेशन के लिए। अपने को बस अपना को लेंस फॉर्मूला लगाना है, और लेंस फॉर्मूला लगा के अपन लोग आईपीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो वापस लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 1 by FE इज इक्वल टू 1 by VE माइनस 1 by UE। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 1 by UE मिल जाएगा कितना, 1 डिवाइड बाई माइनस 25 माइनस 1 by 5। तो जब मैं ऐसे सॉल्व करूंगा
तो मेरे पास अपना UE फाइनली आएगा -4.17 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अपने को जो सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंथ एंड आईपीस, तो सेपरेशन का अपने को फॉर्मूला पता होता है, सेपरेशन इज इक्वल टू मॉड ऑफ UE प्लस मॉड ऑफ VO। मॉड ऑफ UE मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस लेंस प्लस इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.17 प्लस 7.5 which will come something around to be equal to 11.67 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया होगा, सच डिफिकल्ट तो नहीं था, फर्स्ट वर्ड ट्रिकी था। फिर मैं 9.27 पे चलता हूँ। स्मॉल टेलीस्कोप विद एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर and then eyepiece focal length 5 centimeter है। What is the magnifying power of the telescope for viewing distant objects when the telescope is in normal adjustment and when it is for distinct vision? तो इसमें दो केस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? FO डिवाइड बाई FE which is nothing but 140/5 equal to 28। ये तो हो गया मेरा मैग्निफिकेशन, पहले पार्ट का एक आंसर। फिर बी में मुझे क्या बोला है? when the final image is formed at D, उसके लिए मैग्निफिकेशन दूसरा फॉर्मूला होता है, वो लगा दो। FO डिवाइड बाई FE टाइम्स 1 प्लस FE डिवाइड बाई D। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5/25 which is equal to 28 times 1 plus 0.2, 1 plus 0.2, that is equal to 33.6। ये अपना आंसर हो जाएगा इस मैग्निफिकेशन का। बस अपने को ध्यान रखना है कि टेलीस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जिसमें अपनी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, एक होता है डिस्टिंक्ट विजन के लिए। बस सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर एग्जाम में आते तो आपको सिर्फ फॉर्मूला तक के जाना है, एवरीथिंग एल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि फॉर टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड अबव व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। सेपरेशन पूछा है क्या? तो सेपरेशन तो अपने को पता है, सेपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जो मेरा सेपरेशन होता है, जो मेरा सेपरेशन का फॉर्मूला होता है वो मेरा होता है FO प्लस FE, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 140 प्लस 5, हो जाएगा 145 सेंटीमीटर्स। ठीक है, फिर बी पार्ट में क्या बोला है? बी पार्ट में बोला है कि टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर। के तो सबसे पहले तो एंगल निकाल लेते हैं, कितना सबटेंड किया उसने। एंगल सबटेंडेड कितना हो जाएगा? एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू हाइट जो कि अपने को दिया हुआ है 100 मीटर्स डिवाइड बाय यू, मतलब कितना डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 3 किलोमीटर, उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा मीटर्स में, तो 3000 मीटर्स। यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1/30। ये उसने एंगल सबटेंड किया, लेकिन ये अपने पास आएगा रेडियंस में, ध्यान रखना, डिग्रीज में नहीं आएगा ये। और यही अपन दूसरा एंगल निकाल लेते हैं, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो बाई इमेज प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ये वाला एंगल भी निकाल लेते हैं अपन। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इमेज की हाइट जो अपने को निकालनी है डिवाइड बाय 140 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो अपने को पता है क्योंकि क्या बोलते हैं, जो ये दोनों एंगल सबटेंडेड बराबर होंगे क्योंकि एक इमेज से बन रहा है ऑब्जेक्ट से बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो 1/30 को अपन लोग इक्वल कर देंगे h/140 के, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा मेरा h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी 4.7 सेंटीमीटर्स। तो ये मेरे पास इतनी टॉल बनेगी इमेज टावर की। ठीक है, तो दिस वाज आल्सो इजी। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? What is the height of the final image of the tower which is formed at 25 centimeters? 25 centimeter मतलब least distance of distinct vision। इसके केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 plus d by FE, वापस 1 plus d by FE। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 plus 25/5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अपने को बोला है हाइट बताओ, तो अपने को हाइट पता है क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू I/O। तो हाइट हो जाएगा मैग्निफिकेशन m मल्टीप्लाइड बाई
h मतलब 6 multiplied by 4.7 that is equal to 28.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 28.2 सेंटीमीटर्स की अपने को फाइनल इमेज मिली। तो समझ में आया होगा, आई थिंक सो। अपन लोग सिर्फ टेलीस्कोप के बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं मैग्निफिकेशन के, एंड वी कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या बोला है इसने? मुझे बोला है कि कैसिक टेलीस्कोप, कोई टेलीस्कोप होगा, uses two mirrors as shown in figure 9.26। 9.26 फिगर है, ये होता है अपने कैसिक टेलीस्कोप। ठीक है, इस टाइप का होता है, देख लेना एक बार। तो इस टाइप का टेलीस्कोप है। मुझे क्या बोला गया है? Such a telescope is built with mirrors 20 mm apart. If the radius of the curvature of the large mirror is 220 mm and the small mirror is 140 mm, where will the final image of object at infinity be? And where will the final image of an object at infinity be? इमेज कहाँ पे होगी इंफिनिटी पे, ये बोला है मुझे। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। अपने को क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। सबसे पहले तो अपने को दिया हुआ है डी दिया हुआ है 20 mm, फिर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना, 220 mm। तो कर ले, तो मुझे पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होती है, तो हो जाएगा R1/2 मतलब कितना, 110 mm। R2 मुझे दिया हुआ है 140 mm, R2 कितना दिया हुआ है 140 mm। तो यहाँ से मैं F2 निकाल लूंगा, F2 हो जाएगा R2/2 मतलब 70 mm। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया। फिर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेयर्स एट इंफिनिटी। हाँ, तो शायद ऐसा होगा कि जो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी ऑब्जेक्टिव मिरर से, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी दूसरे मिरर के लिए। मतलब ऐसे होता है ना, जब दो मिरर्स लगे होते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो पहले ऑब्जेक्ट की इमेज, जो पहला मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, वो इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो वैसे ही इस केस में जो ऑब्जेक्टिव मिरर ऑब्जेक्टिव मिरर इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा, वो सेकेंडरी मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो मेरा जो सेकेंड मिरर से डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F1 माइनस डी। कितना हो जाएगा 110 माइनस 20, कितना हो गया 90 mm। ठीक है, अब बस अपने को फॉर्मूला लगाना है। मेरा फॉर्मूला 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने को 1/b निकालना है, 1/b हो जाएगा 1/70 माइनस 1/90। दिस विल कम समथिंग अराउंड 2/630। ठीक है, सो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मेरा v है वो हो जाएगा 315 mm। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरी 315 mm डिस्टेंस है, 315 mm डिस्टेंस होगा फाइनल इमेज और मिरर के बीच में। ठीक है, तो कुछ नहीं, अपने को दो मिरर दिए हुए थे, एक मिरर द्वारा बनाया हुआ इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करना था, एंड देन दिस क्वेश्चन कैन बी डन इजीली। फिर क्या बोला अगले क्वेश्चन में, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर attached to galvanometer coil retraces backwards as shown in figure 9.3. Okay. Deflection 3.5 degree. What is the displacement of the reflected lost spot of light placed 1.5 meter away? Okay. तो क्वेश्चन नंबर 30 है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है मुझे, एंगल दिया हुआ है 3.5 डिग्री। 3.5 डिग्री। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है स्क्रीन का मिरर से 1.5 मीटर्स। तो अपने को पता है जो अपनी रिफ्लेक्टेड रे होती है, अपन लोग ऑप्टिक्स में बहुत सबसे शुरुआती में एक पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं कि जो अपना रिफ्लेक्टेड रे में डिफ्लेक्शन होता है वो अपना डिफ्लेक्शन का 2 टाइम्स होता है। तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर रिफ्लेक्टेड होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर रिफ्लेक्टेड रे या बाय रिफ्लेक्टेड रे भी बोल दो, 2 टाइम्स होगा, वो हो जाएगा 2 × 3.5 7 डिग्री। ठीक है, 7 डिग्री होगा। तो ये जो अब अपन क्या करते हैं, अपन लोग इस ट्रायंगल में tan थीटा कर लेंगे। तो tan 7, ये 7 डिग्री है ना, मैंने भी निकाला ये एंगल 7 डिग्री है, तो tan 7 इज इक्वल टू d डिवाइड बाय 1.5। सो अपन यहाँ लिखते हैं tan 7 इज इक्वल टू d डिवाइड बाय 1.5। यहाँ से मेरे पास d आ जाएगा कितना, यहाँ से मेरे पास d आ जाएगा 18.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर इसके नाम पे निकाल सकते
ठीक है। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा स्पॉट का वो 18.4 सेंटीमीटर का होगा। कुछ नहीं किया, अपने को दिया हुआ था कि जो अपना करंट और कॉइल है वो 3.5 डिग्री का रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है मिरर में। तो ये अगर अपने को पता नहीं हो तो अपन ध्यान रखेंगे अगली बार से कि अगर मिरर थीटा डिग्री घूम रहा है तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा घूमेगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो घूमी 2 थीटा एंगल, मतलब 7 डिग्री। तो ये हो गया मेरा एंगल 7 डिग्री। जो मेरा मिरर है, जो मेरा ये एंगल है, ये वाला, ये है 3.5, लेकिन जो मेरा ये एंगल है ये है 7। तो tan 7 इज इक्वल टू d बाय 1.5 निकाला, वहां से मैंने d निकाल लिया। सिंपल, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 31 पे? इसमें मुझे बोला है कि figure 4.30 shows a quick convex lens of refractive index space in contact with liquid layer on top of plane mirror. A small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is formed. अच्छा, the distance of the needle from the lens is measured to be 45 centimeters. The liquid is removed and the experiment is repeated. The new distance is 30 centimeters. तो अपने को नया वाला जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। कैसे करना है? पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? फोकल लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर्स। फिर फोकल लेंथ पूरे सिस्टम की कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, मतलब सिस्टम क्या, कॉन्वेक्स लेंस प्लस लिक्विड, वो हो जाएगी 45 सेंटीमीटर्स। अपन एक काम करते हैं, अपन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्विवेलेंट is equal to 1/f1 plus 1/f2। तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा 1/f1 है, मतलब जो पहली वाली इक्विवेलेंट है, मतलब जो f1 है वो हो जाएगी 1/f मतलब 1/45 माइनस 1/30। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा जो मेरा f1 आएगा वो आ जाएगा -90 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ से मेरा f1 आ गया, ये f2 आ गया, किसी को कुछ भी बोल दो। फिर मेरे को निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, निकालना है ना। तो मैं लगाता हूँ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला के हिसाब से 1 बाय, दोनों के लिए लगाऊंगा। पहले लगाता हूँ f1 के लिए तो 1/30, f2 के लिए इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। म्यू है 1.5, 1.5 माइनस 1 इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि डबल कॉन्वेक्स लेंस और दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। तो ये हो जाएगा 1/r माइनस ऑफ -1/r, तो हो जाएगा 2/r। तो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई r। तो यहाँ से मुझे r कितना मिल जाएगा? r मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, फिर वही इसमें दूसरे के लिए भी करता हूँ। दूसरे के लिए करूंगा तो 1/f2, f2 आया था मेरा -90, f2 कितना आया मेरा? f2 मेरा आया -90, तो 1/-90 इज इक्वल टू न्यू2 मुझे निकालना है, तो मैं उसको n मान लेता हूँ, n-1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन क्योंकि अपने को बोला है कि अपना दूसरा मिरर कैसा हुआ, दूसरा मिरर कुछ इस टाइप का हुआ, ऐसे ऐसे। पहले वाला मिरर क्या था? पहले वाला मिरर ऐसे था, दिख रहा है ना अपने को? ये पहला वाला मिरर है और जो नीचे लिक्विड है ये दूसरा वाला मिरर है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो प्लेन सरफेस होती है उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। तो अपन अगर इसमें कंटिन्यू करें तो ऐसे करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1/r1, 1/r1 मतलब 1/- r क्योंकि ऊपर जा रहे हैं ना, 1/-r माइनस 1/r2, लेकिन r2 इन्फिनिटी है तो 1/0 हो जाएगा, लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। अपन ने r निकाल लिया 30 सेंटीमीटर, अपने को बाकी सब पता है, तो अपन वहां से n निकाल लेंगे और अपना n आ जाएगा 1.3। ठीक है, तो ये अपना इस सेकंड वाले मिरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। बस इसमें अपन ने लर्निंग क्या ली, सबसे पहले लर्निंग तो ये कि कंसेप्ट इज द किंग। कंसेप्ट आ जाए तो अपन लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपने को बताना चाहिए साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एंड अबव कॉन्सेप्ट इज फॉर्मूलाज। अगर अपने को फॉर्मूलाज नहीं याद है
तो एक बच्चा ऐसा होगा जिसको फॉर्मूला याद करके आएगा तो वो उससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एंड अपन लोग वहाँ पर डिराइव करने बैठेंगे तो अपने को टाइम लग जाएगा। सो फॉर्मूलाज बेस्ड होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें अपने को आती है तो अपन लोग ये चैप्टर मतलब फिजिक्स के बाकी चैप्टर से रिलेटिवली इजी है। सो दिस इज मतलब इसको अपन लोग काउंटर कर सकते हैं, इसमें अपन लोग नंबर अचीव कर सकते हैं आसानी से, पर अपने को कॉन्सेप्ट पर पकड़नी चाहिए। 2 मीटर लगाएंगे तो कैसा फोकल लेंथ होगी, 2 मीटर लगाएंगे तो एक के लिए इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, 2 मीटर लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे डबल मिरर सिस्टम अपने को पता होना चाहिए, और फिर लेंस का काम होता है वो सब अपने को पता होना चाहिए। अगर इफ वी हैव दिस मच नॉलेज देन वी कैन इजिली डू दिस चैप्टर, एंड इफ इवन यू विल डू दिस एक्सरसाइज properly, then also 90% of your chapter will be covered. So I hope you have understood it. So thank you.